आपने यहाँ पे अपना घर खरीद लिया और आपकी बाई चांस जॉब चली गई, इन केस कुछ भी हो सकता है होने को। 2024 में ऐसे मैंने हज़ारों लिंक्डइन पोस्ट देखे हैं। डिग्रीज होती हैं EB1, EB2, EB3 ग्रीन कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं L के थ्रू, तो चांसेस आर हायर देन H1B वीज़ा। सो लास्ट ईयर आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि टोटल 800 के मतलब 8 लाख लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था, और चिल्ड्रंस होते हैं वो टिल एज ऑफ 21 तक ही रह सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर MS करना है या MBA करना है तो आपके पास F1 वीज़ा होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 फरवरी एंड फ्राइडे का दिन, एंड सो बेसिकली आपने देखा ही होगा मेरा चैनल का थंबनेल कि 2024 में हमें क्या US आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो बेसिकली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। सो एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊं या स्टार्ट करूं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो US में अब तक रहा है, एंड जो मैंने लोगों से पूछा है, लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो इसलिए अब से मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करूंगा। सो आप जैसे ही जानते हैं कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज फरवरी चल रहा है, 1 महीना ऑलरेडी 2024 का जा चुका है, एंड कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन बोलो, US मार्केट में बोलो इन्फ्लेशन आया है कि नहीं आया है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। कोविड के बाद आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में सब चीज़ का रेट बहुत बढ़ गया है गाइस, स्पेशली चाहे वो रेंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट का अगर आपको घर खरीदना हो, चाहे वो फूड प्राइसेस क्यों ना हो, इवन US में भी द रेस्टोरेंट प्राइसेस, द रेंट प्राइसेस, द ऑटोमोबाइल कार खरीदना हो, इवन US आप पूरे वर्ल्ड में ले लीजिए, हर जगह महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि 2024 में ऐसा क्या है कि आपको US या अदर कंट्रीज़ कंसिडर करना चाहिए। मैं आपको US का पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा क्योंकि अब मुझे रहते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल होने जा रहा है। सो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड बेसिकली US सबको आना चाहिए। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया से बाहर जाके आपने अगर कुछ अचीव किया है, या आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, या आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली आपको अदर कंट्रीज़ आने चाहिए। एंड बट ये ब्लॉग जो होगा कि 2024 में US मार्केट कैसा है स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वो टॉपिक्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि US हर साल बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो स्टडीज़ के पर्पज़ से हो या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। सो अलग अलग प्रकार की वीज़ाज़ होते हैं। आपको पता ही है US एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर एंटर करना इज़ लाइक वेरी टफ। वर्ल्ड्स टफेस्ट वीज़ा अगर किसी को बोलते हैं क्रैक करना, वो है US का वीज़ा। सो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ होते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स जो आते हैं हर साल, आप सबको पता है वो आते हैं F1 OPT वीज़ा पर। सो बेसिकली F1 वीज़ा ये होता है कि आप यहाँ पर फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर MS करना है या MBA करना है तो आपके पास F1 वीज़ा होना चाहिए। एंड F1 वीज़ा बेसिकली लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप MS या MBA करने आ रहे हो तो 2 साल आपको स्टडी करनी पड़ती है। उस 2 साल के दौरान आप यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट लीगली ऑथराइज टू वर्क। So basically as soon as you complete your study, then further you can apply for OPT and you can work for 3 years. So basically क्या होता है, 3 साल आप काम तो कर सकते हैं F1 OPT पर, बट 2024 में ऐसा क्या है, 2024 पे जहाँ पे ऑलरेडी जो सिटीज़न हैं, ग्रीन कार्ड हैं US के ही, उनको ही जॉब नहीं मिल रही है। तो वीज़ा कैंडिडेट्स होते हैं, वीज़ा स्टूडेंट होते हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर मैटर करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कौन सी फील्ड पे स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया या मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया। सो अलग अलग पे जॉब्स वेरी करते हैं। किसी में जॉब रेशियो की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कोई स्किल्स होती है जहाँ पे आपको लाइक क्लाइंट्स को US सिटीजन ग्रीन कार्ड नहीं मिलते हैं, सो दे माइट कंसिडर इट।
बट अगेन कीपिंग इन माइंड 2024 में जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। तो अगर आपने यहाँ पे आया और आपने बहुत पैसे खर्च, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना इज़ लाइक बहुत पैसे खर्च होते हैं, 40 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़ तक भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती है। अगर आप डॉलर करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आप अगर इतना पैसा देते हैं, नॉर्मली लोग लोन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, लोन लेते हैं इतना, और आपने लोन लिया और इतना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली या जॉब नहीं मिल रही है या आपको जॉब मिलने में स्ट्रगल हो रही है, दैन वो आपके लिए नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2024 में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण जॉब बहुत कम है। एंड तो बेसिकली F1 के बाद आपको 3 साल मिलता है आप जॉब ढूंढने के लिए। अगर आप जॉब को नहीं मिलती है तो आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ता है। एंड अगर आप नॉन स्टैम्प हैं तो आपके पास मात्र 1 साल होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है क्योंकि US में वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अगर आप H1B में आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई कंपनी होगी जो आपकी H1 स्पॉन्सर कर रही होगी। तो H1B में जॉब अभी बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी। लास्ट ईयर भी अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ ने ले ऑफ्स किए थे, तो उसमें बहुत लोगों की जॉब भी गई थी। तो इन केस अगर आपका जॉब H1B वीज़ा में अगर आप हैं और चला जाता है तो आपके पास मात्र 2 महीने हैं आपको वापस जॉब ढूंढने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप 2 महीने में जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। और जब आप ये सब वीज़ास में आते हैं H1 हो, चलो स्टूडेंट हैं तो आप कोई पीजीज़ में रहते होंगे या मिल के रहते होंगे, आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है, तो आपको ज़्यादा डेफिनेटली लॉस तो उसमें भी होता है क्योंकि आपने बहुत सारे कॉलेज फीस दी है। लेकिन जो H1 में आते हैं या जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं वो लोग अपना घर सेटअप कर देते हैं। ज़रूरी भी होता है घर सेटअप करना, अदरवाइज़ हाउ यू विल सर्वाइव। कार खरीद लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप एक घर को जो रिक्वायरमेंट होती है आप प्रॉपर सेटअप कर चुके होते हैं और उसके बाद अगर आपकी जॉब चली जाए दैन यू विल बी ना स्टक, लाइक यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि अब क्या करें। और उस 2 महीने में आप हर तरह का जॉब ट्राई करेंगे और अब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार का अभी 2024 का एनवायरनमेंट चल रहा है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो बेसिकली गाइस, जैसे मैंने बताया जब आप F1 पे आते हैं, जब आपका स्टूडेंट आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है इज़ लाइक यू हैव टू अप्लाई फॉर H1B वीज़ा। और H1B वीज़ा क्या होता है, लॉटरी बेस्ड होता है। सो लास्ट ईयर आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि टोटल 800 के मतलब 8 लाख लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था और सिर्फ US का रूल है यहाँ पे सिर्फ 85,000 आई थिंक द 10% ऐसा कुछ है, सिर्फ 85,000 लोगों का H1B वीज़ा लगता है लॉटरी में। और उसमें भी क्या होता है कि 20,000 जो होता है वो रिज़र्व होता है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। सो जो US में लाइक स्टडी किए हैं सो उनके लिए वो रिज़र्व होता है और 65,000 होता है वो दूसरे कंट्री से जो आए होते हैं उनके लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम रेशियो होता है जब आप वो F1 से H1 की ओर कन्वर्ट करते हैं। और H1 बेसिकली लॉटरी बेस, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटराइज बेस होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने कुछ IIT से कोर्स पास आउट किया तो आपका पहले हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। F1 की क्राइटेरिया होती है। फर्स्ट थिंग इज़ लॉटरी बेस्ड, सेकेंड थिंग आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर US में $60,000 होनी चाहिए, मीन्स 48 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी $60,000 से कम है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर H1B वीज़ा और कोई कंपनी आपका H1 स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और एक और चीज़ गाइस, अगर आप H1B में होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कोई कंपनी आपकी H1B स्पॉन्सर करती है, आप US में आ भी गए H1B पर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेबल होता है। अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, कंपनी को लगा कि ले ऑफ्स करने जैसा कि अब रिसेंटली हुआ है, तो अगेन वो स्टेबल नहीं रहता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि अगर आपको एज H1B एम्प्लॉय आप किसी टेक्नोलॉजी में लाइक यू आर अ जावा डेवलपर, यू आर एनीथिंग, यू केम ऑन H1B वीज़ा ऑन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और आपको अगर स्विच करना है किसी और डोमेन में, लाइक यू आर एन इंजीनियरिंग एंड यू वांट टू स्विच इनटू द लाइक मार्केटिंग साइड ऑफ इट, और मार्केटिंग को अगर जाना है HR में, HR को फाइनेंस या किसी में भी स्विच करना, अगर आपका मन हुआ तो आप जॉब ऐसे स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो H1 जिसने स्पॉन्सर किया है सिर्फ आप उसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। और अगर आपको कंपनी स्विच करनी है तो सामने वाले कंपनी को आपका H1 ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और वो उसके लिए रेडी होना चाहिए, तो ही जाकर वो पॉसिबल है। जैसे कि हम इंडिया में अगर हमारा अगर हमको अच्छा नहीं लगा कोई जॉब तो हम स्विच कर देते हैं, उसमें
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आप H1B वीज़ा में हैं तो आप जॉब स्विच नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस सामने वाला H1 ट्रांसफ़र करे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको ब्रेक लेना है, जैसे कि आप 3-4 साल से काम कर रहे हो, आपका मन किया कि 2 महीने कुछ ट्रैवल करना है या 2 महीने कहीं और जाना है, तो अगर आप H1B वीज़ा में हो, जैसा मैंने पहले ही बताया, 2 महीने से ज़्यादा अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो आपको वापस कंट्री जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप वो ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइस H4 वीज़ा की, ये जो होते हैं H1 डिपेंडेंट वीज़ा। तो बहुत सारे लोग आते हैं गाइस, नॉर्मली क्या होता है, आप इंडिया में कैरियर स्टार्ट करते हैं 21-22 एज नॉर्मली, और कंपनी आपको तभी भेजती है। ऐसा नहीं आप पहले साल ज्वाइन कर कंपनी आपको भेज देती है, ऐसा बहुत कम होता है। तो कंपनी आपकी परफॉर्मेंस देखती है, आपको ऐसा लगता है कि एंड क्लाइंट की तरफ या यूएस क्लाइंट में भेजना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, 5-6 साल लग जाते हैं अपना करियर स्टैब्लिश करने में, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं। तो अगर आप मैरिड हो और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हो, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आते हो, या हस्बैंड के साथ आते हो, स्पाउस के साथ आते हो, तो उसको मिलेगा H4 वीज़ा। और H4 वीज़ा में आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते गाइस। H4 वीज़ा पीपल कैन नॉट वर्क अंटिल H1 अप्लाइज फॉर अ ग्रीन कार्ड। सो जब H1 ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तब H4 को EAD के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। जब EAD एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके पास होगा तो ही आप यहाँ पर एज अ स्पाउस एज अ डिपेंडेंट वीज़ा काम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एज अ H1 वीज़ा जो आपकी सैलरी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, या बोलें अगर आपकी सफिशिएंट है तो ही आप इस कंट्री में आई हैं, अदरवाइज़ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अभी इन्फ्लेशन भी चल रहा है, चीज़ों के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, रेंट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ के खर्चों के बारे में कि यूएस में रहना कितना महंगा है, क्या है। बट इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 2 जन की सैलरी ना हो, जैसे हम मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में भी बात करते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, वहाँ पर भी 2 जन की आजकल हर 2 जन कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर घर चलाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, 2 लोग की अगर जॉब होगी तो आप थोड़ा बहुत सेव कर पाएंगे जिस पर्पज़ से आप इस कंट्री में आ रहे हैं। अदरवाइज सेविंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट आर वेरी हाई। मैंने बताया गाइस, डिपेंडेंट वीज़ा हो, जो बहुत सारे इवन पेरेंट्स लोग भी, कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी ट्रैवल करते हैं जो सिंगल्स होते हैं। सो या पेरेंट्स हो या स्पाउस हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो कभी कभी क्या होता है, अब क्या करोगे पूरा दिन भर। जैसे कि स्पाउस अगर आपका काम करने चले जाए या हस्बैंड आपका काम करने चले जाए, तो दिन भर यहाँ ऐसा कुछ करने को ज़्यादा होता नहीं है। आप अगर आपकी एक फैमिली है, किड्स है, अगर आप उसका टेक केयर कर रहे हो, फिर भी इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड बट अगेन सर्वाइव करना या आपको सेविंग करना हो बहुत सारा, तो वो नहीं हो पाता है। प्लस H1B में ऐसा नहीं है कि H4 आज जैसा मैंने बताया ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और H1B ऐसा नहीं आता कि ग्रीन कार्ड अप्लाई होता है। आपकी कंपनी रेडी भी होनी चाहिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए, कि बहुत सारे पैसे लगते हैं उसमें भी, ग्रीन कार्ड अगर कोई आपका स्पॉन्सर कर रहा है तो। और ऐसा नहीं कि आपका ग्रीन कार्ड आपने अप्लाई किया और लग जाता है। आज से 10 साल पहले तो आप इवन डिपेंडेंट वीज़ा काम भी नहीं कर सकते थे H4। अभी चीज़ें चेंज हो गई है काफ़ी। सो अभी जितना आपको पता ही है, ग्रीन कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, ऑलमोस्ट 105-107 साल इंडियंस के लिए वेटिंग है, क्योंकि बहुत कम लोगों का ग्रीन कार्ड लगता है हर साल। कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं और द परसेंटेजेस आर वेरी लेस कि इतने लोगों का ही यहाँ पर ग्रीन कार्ड लगेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट जो मैं बात कर रहा था डिपेंडेंट वीज़ा वालों के लिए गाइस, डिपेंडेंट वीज़ा वाले अगर आप H4 में, अभी मैं सिर्फ H1 H4 की बात कर रहा हूँ, उस केस में ऐसा होता है, यहाँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी वाइफ या जिनके हस्बैंड H4 पर हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू वर्क एंड दे आर स्टक। तो उनको या तो कई लोग क्या करते हैं, फर्दर स्टडीज़ कर लेते हैं, लाइक MBA या MS में रजिस्टर कर लेते हैं ताकि उनको F1 मिल जाए, एंड देन लेटर दे कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश H1। सो वो भी इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक एज अगर आपकी उस एज में है पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं एक एज के बाद स्टडी वापस करना, और क्या पता उसके बाद भी आपको जॉब मिले ना मिले। बट ऐसा करते हैं लोग, मैंने यहाँ देखा है, टू ट्राई, क्योंकि हर कोई ट्राई करना चाहता है। तो पहले 2024 में चीज़ें चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट पहले जॉब मिल जाया करता था। आप F1 स्टडी करते थे, F1 OPT में बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते थे, CPT पे वीज़ा पर आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी,
बट अभी थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई है। अभी यूएस सिटीजन को जल्दी जॉब नहीं मिल रहा है, तो वीज़ा वालों के लिए थोड़ा सा टफ है 2024। एंड ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी ऐसा है, कल को चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वापस से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, वापस से रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है आगे, बट मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो पर जो मैं बात कर रहा हूँ 2024 के बारे में कि अभी मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब एक बहुत अलग वीज़ा है गाइस, वो है, अलग वीज़ा नहीं बोलेंगे, L1 वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। लेकिन L1 में दो टाइप के वीज़ा होते हैं, एक L1A, L1B। L1A जो होता है वो मैनेजरियल, जो अगर आप मैनेजर हैं किसी कंपनी में, उस कैटेगरी पर आता है। L1B इज़ लाइक फॉर प्रोफेशनल बिलो मैनेजर, लाइक यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट और डेवलपर और एनीवन। सो अगर आप किसी कंपनी में इंडिया में 1 साल, मिनिमम 1 साल अगर आप बिता चुके हैं, तभी आपकी कंपनी L1 स्पॉन्सर कर सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी मैं अमेज़ॉन में काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे बुलाया कि वी आर सेंडिंग यू यूएस ऑन L1, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दे कैन सेंड मी ऑन H1 फ्रॉम द डे 1, बट अगर उनको L1 में भेजना है तो मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर्स आई हैव टू वर्क विद देम, एंड देन बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, और उनको लगता है सो वो भेज सकते हैं। तो आप L1 में अगर आप यहाँ पर आते हैं वीज़ा में, L1A में आए चाहे L1B में आए, तो L1A में अगर आप आते हैं तो वीज़ा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, L1B में थोड़ा कम होता है। मिनिमम पहले 3 साल के लिए होता है, एंड अगेन वो 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड अगेन आप फ्रेश L1 अप्लाई कर सकते हैं। सो L1 में बोलते हैं ऐसा कि ग्रीन कार्ड, अगर उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, EB1, EB2, EB3 ग्रीन कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं L के थ्रू, तो चांसेस आर हायर देन H1B वीज़ा। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप L1 में आते हैं तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपका डिपेंडेंट जो है वो है L2। H1 का H4 होता है, L1 का L2 होता है। तो L2 में आप डे 1 से काम कर सकते हैं, एज सुन एज यू लैंड इन US, एंड यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड, you don't need to apply for EAD the way you have to apply for EAD in H4 EAD. So L के साथ वो इशू नहीं है। L में आप as soon as you land आप काम कर सकते हो, और ये रूल अभी भी चेंज हुआ है 3-4 साल पहले, तो जो कि बहुत अच्छा मूव था। पर्सनली हम लोग L1 पे आए हैं, लाइक माई वाइफ्स वीज़ा इज़ ऑन L1 एंड मेरा L2 में है, तो मैं डे 1 से US में लैंड किया तो काम कर पाया। सो जब आप L1 L2 में आते हैं, हाँ थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ आप दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों अर्न कर रहे होते हैं, तो आप डेफिनेटली सेव कर सकते हो मनी, एंड थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाता है अगर 2 जन जॉब कर रहे होते हैं तो L वीज़ा के साथ वो एक चीज़ अच्छी है। तो H वीज़ा और L वीज़ा ये 2 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जिसके थ्रू आप US आ सकते हैं। US बेसिकली और भी तरीके हैं, इन्वेस्टर वीज़ा भी बोलते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टर वीज़ा E5 होता है आई थिंक इस कैटेगरी का नाम, और उसमें अगर आप US में कुछ इन्वेस्ट करते हैं या बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो US एज अ इन्वेस्टर वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक रिसेंटली कल ही न्यूज़ में आया था कि सारे वीज़ाज़ के जो प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। H1B पहले $10 में फ़ाइल होता था, अब वो उसके भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। L1 भी अब आई थिंक $1100 या $1000 के आसपास जा चुका है। इन्वेस्टर वीज़ा ऑलमोस्ट $11000 जा चुका है। तो प्राइजेज़ अब बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने कहा वीज़ा के प्राइजेज़ भी बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर H1B लॉटरी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंपनी से एक एप्लीकेंट ने 5-6 लॉटरी मतलब एप्लीकेशन डाले थे, जिसके कारण मे बी US CIS ने प्राइस बढ़ाना सही समझा, क्योंकि $10 वॉज वेरी चीप। सो थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, शायद कंपनी अब मल्टीपल फाइल ना करे। सो खैर इंडियन से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स अ लॉटरी बेस्ड, इट्स अ जेन्युइन बेस्ड, सो चांसेस आर वेरी हाई इफ़ यू अप्लाई जेन्युइनली। तो ये थी गाइस वीज़ा की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ग्रीन कार्ड, जैसे मैंने बताया, जो कि सबसे ज़्यादा US में जो रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर आप US में रह रहे हैं और अगर आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है तो बेसिकली ग्रीन कार्ड का कुछ ऐसा होता है, हर साल ग्रीन कार्ड प्रोसेस करने के लिए तो बेसिकली क्या होता है, हर एक कंट्री का एक परसेंटेजेस होता है। सो 7% ऑफ, जैसे कि अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो सिर्फ 7,000 से 10,000 वीज़ा ग्रीन कार्ड ही अप्रूव होते हैं। सो बेसिकली आपको पता है हर साल कितने सारे इंडियंस, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इंडियंस अगर आ रहे हैं, और सिर्फ 7,000 लोगों को या 10,000 लोगों को उससे ज़्यादा ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है 1 साल में।
तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है। तो इसलिए अभी 110-115 साल का जो वेटिंग लिस्ट चल रहा है ग्रीन कार्ड के लिए, तब तक आदमी ज़िंदा भी नहीं रहेगा। तो इन केस अगर आप कोई वीज़ा में आते हैं, H1 में आते हैं, तो एक सबकी एक्सपायरी होती है। तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा। आप एक्सटेंशन करा सकते हैं, फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, बट कब तक आप ये करेंगे? कभी ऐसा नहीं कि हर बार आपका होगा, जैसा कि H1 लॉटरी बेस्ड है, 1 साल भी लग जाते हैं, कभी कल 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपकी किस्मत के ऊपर है। और ये सारी चीज़ें L1 है, तो आपको वापस 1 साल, जैसे कि आपने 3 साल 6 साल कंप्लीट हो गया और आपका अगर ग्रीन कार्ड नहीं लगा तो वापस आपको इंडिया जाना पड़ेगा, 1 साल वहाँ काम करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अगेन अप्लाई फॉर L1। सो हमेशा एक अनसर्टिनिटी बनी रहती है इमिग्रेंट्स के लिए यूएस में। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। और अगर आपने यहाँ पे अपना घर खरीद लिया और आपकी बाई चांस जॉब चली गई, इन केस कुछ भी हो सकता है होने को। 2024 में ऐसे मैंने हज़ारों लिंक्डइन पोस्ट देखे हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी दुख और अपने सिचुएशन शेयर की है। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी जॉब चली जाती है बाई चांस और आपने यहाँ पे घर खरीद लिया, यहाँ पे EMIs बहुत महंगे होते हैं, $3000 ऑलमोस्ट हर महीने आपको अगर EMI देना, अगर आपने अच्छा घर खरीदा, जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आप कहाँ से दोगे? तो ये सारी चीज़ें, जैसे इंडिया में जॉब चली भी जाए बाई चांस, आपका घर है, आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली है, आप अगर नहीं भी हैं तो आप इतना तो सेव कर लेते हो कुछ सालों में कि 6-7 महीने आप निकाल सकते हो, रेंट पे कर सकते हो, खा पी सकते हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात होगी अगर आप इंडिया से US 2024 में आ रहे हैं। और अगर आप 2024 नई में भी आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप 2024 में US ना आए, आप आए, बट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आए। लोग आ जाते हैं और तब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा होता है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है एज एन इंडियन, हम सब एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी पता चलती है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रीन कार्ड के लिए अभी जो वेटिंग पीरियड है वो लॉन्ग है। और जैसा मैंने बताया, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, EB1 EB2। अगर कंपनी स्पॉन्सर तभी करती है, यू आर एन एक्सेप्शनल एम्प्लॉय। उनको लगता है कि आपके यहाँ ना रहने से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो ऐसा बिजनेस केस बनाते हैं, देन दे अप्लाई टू USCIS ऑन EB1, और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है गाइस। तो वो कंपनी तभी करती है जब आप बहुत बड़े परफॉर्मर हो और कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है आपके उस कंट्री में ना रहने से, तभी जाके कंपनी EB1 कैटेगरी का ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है। सो जैसा कि मैंने बताया गाइस, यहाँ पर एज ग्रीन कार्ड की वेटिंग बहुत है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप बहुत सारे साल ऑलमोस्ट 8 साल 10 साल जितना भी आप US में रहते हैं, एक बार बिता देते हैं और लाइफ में कभी ऐसी कुछ क्राइसिस आ जाती हैं, क्योंकि ये सब अनसर्टेनिटी है जॉब तो आपको वापस अगर इंडिया जाना पड़े तो मुश्किल भी होता है। क्योंकि क्या होता है, एक तो आपकी फैमिली, अगर आपका बच्चा यहाँ हो गया देन ही विल बिकम अ सिटीजन इन ग्रीन कार्ड, और यहाँ पे अगर उसने स्टडी कर ली, और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वो मैं उसका एक सेपरेट और ब्लॉग बनाऊँगा अगेन, तो एक्सप्लेन यहाँ की स्कूलिंग कैसी होती है और अपनी इंडिया की स्कूलिंग कैसी होती है। तो क्या होता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब वही, एक तो आप इंडिया से US आए, एक कल्चर शॉक था, आपको एडजस्ट होना पड़ा। 10 साल में जब आप एडजस्ट हो गए और वापस से आपको इस कंट्री को छोड़ के इंडिया जाना पड़ा, तो क्या होता है, आपको अगेन वो ईज़ ऑफ लाइफ यहाँ होता है, एक लग्जरी होती है, वापस आपको डाउनग्रेड करना होता है, एंड वो थोड़ा सा आसान होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और एक और चीज़ गाइस जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, तो बेसिकली अगर आप इंडिया से फैमिली यानी बच्चों के साथ अगर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो US में आप चलो वीज़ा पर हो, डेफिनेटली जब तक आप जो मेन H1 वीज़ा L1 जो भी हो, जब तक आप हो तब आप US में रह सकते हैं, आपकी वीज़ा वैलिडिटी जब तक है। लेकिन जो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस होते हैं वो टिल एज ऑफ 21 तक ही रह सकते हैं। 21 एज के बाद वो US में नहीं रह सकते हैं। आइदर दे नीड टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश OPT वीज़ा एंड अगेन द सेम प्रोसेस नीड्स टू स्टार्ट, क्योंकि वो रूल है यहाँ का। सो अगर आपका बच्चा यहीं जन्म हुआ है तो डेफिनेटली ही कैन स्टे एंड हैज़ मेनी ईयर्स ही वांट। बट अगर कोई बच्चा, अगर आपका जैसे 15 साल का बच्चा है और आप अब US लोकेट हुए हैं, तो वो सिर्फ 6 साल तक US में एज अ डिपेंडेंट वीज़ा रह सकता है। उसके बाद ही इज़ नॉट एलिजिबल, ही हैज़ टू अप्लाई फॉर फर्दर स्टडीज़ इन USA फॉर F1 OPT वीज़ा एंड देन
ओनली ही कैन स्टे। सो ऐसा नहीं कि 21 साल के बाद 22-23 साल वो रह रहा है बिना स्टडी के, रह ही नहीं सकता। 21 साल इज़ द लास्ट एज टिल ही कैन लीव हियर एज अ अगेन डिपेंडेंट वीज़ा। अगेन एग्जांपल, अगर उसकी एज 18 साल, अगर आपका बच्चा 18 साल में आपके साथ आया है यूएस, मतलब आपका बच्चा 18 साल था उस वक्त, तो सिर्फ वो 3 साल और यूएस में रह सकता है एज अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली मैंने बताया जॉब मार्केट अभी थोड़ा सा टाइट है यूएस में, एंड बिकॉज अगर यूएस में टाइट है तो उसका फ़र्क पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। और इंडिया में भी मैंने सुना बहुत से ले ऑफ्स हुए थे लास्ट ईयर, एंड अभी भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क और बहुत सारे लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप यूएस आते हैं तो, और इस साल आते हैं स्पेसिकली, तो आपको ध्यान में रखनी है। बट अगेन कौन यूएस नहीं आना चाहता है? डेफिनेटली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आइए। ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखिएगा। और यूएस में बहुत सारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हर कोई यूएस इसीलिए आता है कि 5 साल 6 साल अच्छे से कमा कर वो सेविंग करके वापस इंडिया जाया जा सके, लाइफ को थोड़ा ईज़ बनाया जा सके। कई लोग परमानेंट सेटल भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं। बट अगेन वो एक अलग टॉपिक होगा, मैं उस पर डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो ये था पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस। एंड अगेन वन मोर थिंग, मैंने जो पर्सनली देखा है, और मैं स्टाफिंग बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्पेशली यूएस में, कि यूएस में क्या होता है ना, यूएस सिटीजन ग्रीन कार्ड, डेफिनेटली दे प्रिफर दोज पीपल, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ओवर वीज़ा पीपल, क्योंकि वीज़ा पीपल के साथ हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, H4 को EAD मिल भी गया तो नॉर्मली हायर करने से पहले कतराते हैं कि H1 चला गया तो H4 तो चला ही जाएगा। एंड और ये जितने भी वीज़ा पीपल होते हैं इन फ्यूचर दे रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जिसके कारण कंपनी हेजिटेट करती है हायर करने के पहले। और अभी जब मार्केट ऑलरेडी स्लो है, जॉब्स कम है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ भी वीज़ा लोगों के लिए कम है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एंड बट अगेन फिर से मैं वही कहूँगा, यूएस बहुत अच्छी जगह है। कुछ इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये ब्लॉग सिर्फ इसके लिए था कि वाई यू शुड कंसिडर USA, coming USA in 2024, like before coming you have to consider couple of points. So ये थे वो सारे पॉइंटर्स। अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखना है या कोई टॉपिक्स हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड उस पर ब्लॉग भी बनाऊँगा। तो चलिए, तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने हैं, या ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं, या फूड व्लॉग्स, मूवी रिव्यूज़ कुछ भी देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब के लिए टाटा, बाय बाय।